जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि ब्रह्मांड, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, वो आखिर बना कैसे और क्या क्या इसके बारे में थ्योरी है और ये कितना बड़ा है। आज हम इस वीडियो में इस बारे में भी समझेंगे। जहाँ तक हमें पता है कि हम कुछ ही चीज़ों को ब्रह्मांड मान लेते हैं, जैसे कि हमारे आसपास के सितारे, हमारा सूरज, हमारे चांद, हमारी पृथ्वी और आसपास के ग्रह जो है, हम उसी को ही समझ लेते हैं कि यही क्या है, ब्रह्मांड है। बल्कि ब्रह्मांड इतना सा नहीं है, ब्रह्मांड हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये कैसे बना और क्या है बिग बैंग का सिद्धांत, जो बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। देखिए, सबसे पहले हमें ब्रह्मांड को समझने से पहले हम समझते हैं कि इतिहास में कैसे कैसे लोगों ने सोचा, कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने सोचा कि ब्रह्मांड कैसे रहा होगा। जैसा आज हम सोचते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सूरज है, चांद है और सितारे हैं, ऐसे ही सन 1400 के आसपास वैज्ञानिक भी यही सोचते थे कि इतना ही, केवल इतना ही है और पृथ्वी जो है इन सब के केंद्र में है। और सूरज चांद और बाकी जितने ग्रह हैं, ये सब क्या है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। सन 140 के आसपास यही सोचा जाता था। सारे के सारे वैज्ञानिक भी यही मानते थे, जिसको क्या बोला जाता है, जियोसेंट्रिक, यानी कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में, और सेंट्रिक मतलब केंद्र। जियो मतलब पृथ्वी और सेंट्रिक मतलब केंद्र, यानी कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है। ये थ्योरी किसने दी थी? क्लॉडियस टोल्मी ने दी थी। अब सब के सब वैज्ञानिक यही मानते थे कि अर्थ जो है एक जगह पे रुकी हुई है और सूरज और चांद इसके चक्कर लगा रहे हैं। और इस समय के जितने धर्म थे, सारे के सारे धर्मों ने भी यही मानना कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी हुई है और सूरज, चांद और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। जहाँ तक आप देखते होंगे कि इस्लाम में भी आजकल यही माना जाता है, ईसाई भी यही मानते थे और यहूदी लोग भी यही मानते थे कि पृथ्वी एक जगह पर टिकी हुई है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद, जैसे जैसे समय बीतता, फिर एक महान व्यक्ति आए जिसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो भाई, जो तुम बकवास कर रहे हो कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी हुई है और बाकी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है। जबकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी सूरज के चक्कर लगा रही है और सूरज भी एक जगह पर रुका हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी है, जबकि इन्होंने कहा कि सूरज है वो एक जगह पर रुका हुआ है और पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह जितने भी हैं वे सब क्या कर रहे हैं, सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ही ये बात उन्होंने कही तो इससे धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए, क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक किताबों में यही लिखा हुआ था कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी हुई है और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूरज के, तो इससे धार्मिक लोग भड़क गए। कौन? धार्मिक लोग भड़क गए। इनका धर्म था उस समय पर ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के लोग भड़क गए और कहा, देखो जो ये बकवास तुम कर रहे हो, किसको? निकोलस कोपरनिकस को कहा कि जो ये बकवास तुम कर रहे हो ना कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, इस बकवास को वापस ले लो, अपने शब्द वापस ले लो और कह दो कि मेरे से गलती हो गई, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इससे निकोलस कोपरनिकस बेचारे डर गए और उन्होंने अपनी बात वापस ले ली कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, तो मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है और पृथ्वी एक जगह पर रुकी है। पर अब इस समय पर लोगों ने मानना शुरू कर दिया था। जब वैज्ञानिकों ने, किसी बड़े वैज्ञानिक ने ये बात कही है, तो लोग देखेंगे ना इस पर कि हाँ, क्या ये बात सच है या नहीं। तो लोगों ने इस बात पर छानबीन करनी शुरू कर दी 1543 के बाद में और कहा कि हाँ चलो, सूरज क्या है, सूरज ही एक जगह पर रुका हुआ है और बाकी के बाकी सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। अब तक ये अवधारणा आ चुकी थी जिसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब होता है सूर्य, इसका मतलब है सूर्य, और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में, यानी कि सूरज जो है वो केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। पर यहाँ ये बात यहाँ तक ही नहीं रखी, क्योंकि अभी तक ब्रह्मांड को क्या माना जाता था, सूरज, चांद, सितारे और बाकी 10-20 ग्रह या 7-8 ग्रह को मिलाकर ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड माना जाता था। पर यहाँ पर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम हर्शेल। इन्होंने कहा, देखो बाबू, जो तुम ये बकवास कर रहे हो कि इतना सा ही ब्रह्मांड है, तुम थोड़े से मूर्ख हो। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। उस ब्रह्मांड क्या है, एक गैलेक्सी जितना बड़ा है और इस गैलेक्सी में बहुत सारे करोड़ों करोड़ों सूरज है और करोड़ों सितारे हैं और करोड़ों ग्रह है, हजारों करोड़ों ग्रह। इसने क्या बताया, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था आकाशगंगा, यानी कि ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी जितना बड़ा है। केवल 7-8 सितारे, 10-20 सितारे या हजारों सितारे और सूरज मिलाकर ही ब्रह्मांड नहीं बना। ब्रह्मांड में बहुत सारे सूरज है, बहुत सारे सितारे हैं, करोड़ों सितारे हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी
किसने? विलियम हर्शेल ने सन 1805 में, कि ये क्या है, ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी से मिलकर बना हो और उसमें हजारों सूरज है। जैसे यहाँ एक सूरज, यहाँ एक सूरज, यहाँ एक सूरज, यहाँ 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 यहाँ, तो इसमें हजारों करोड़ों सूरज है और हजारों करोड़ों सितारे हैं और हजारों करोड़ों ही ग्रह है। फिर इसके बाद भी ये बात यहाँ तक नहीं रुकी और इसके बाद आए एडविन पी हब्बल। इन्होंने कहा कि बाबू देखो, तुम एक आकाशगंगा मान रहे थे, ब्रह्मांड में केवल एक आकाशगंगा नहीं है, ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों आकाशगंगा है। जैसे अब तक तुम मान के चल रहे थे कि एक ही आकाशगंगा है, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगा है। जैसे एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, तो ऐसे ही हजारों करोड़ों आकाशगंगा है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सीज है। ये कब हुआ? 1925 में। आपको सन 1 कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं पूछता, ठीक है। देखिए ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यहाँ तक हम ये बात समझ चुके थे, परंतु ये ब्रह्मांड बना कैसे, इसके लिए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है बिग बैंग का सिद्धांत। अब ये बिग बैंग का सिद्धांत क्या है, अब हम इस बारे में जानते हैं और ब्रह्मांड कैसे बना इस बारे में भी जानेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सूरज, जो सूरज होता है उसमें से लाइट निकलती है। आपने देखा होगा सूरज से कुछ रोशनी आ रही है। अब उस रोशनी में 7 कलर होते हैं। रोशनी में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, जिसको हम विबिग्योर बोलते हैं, VIBGYOR, विबिग्योर, जिसमें से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, वो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें से एक खास बात होती है इस लाइट की, ये लाइट जितनी दूर से आएगी उसमें रेड कलर की मात्रा, रेड सबसे नीचे है ना, रेड सबसे नीचे है, तो रेड कलर की मात्रा ज़्यादा होगी। जितनी दूर से हमारी लाइट आएगी उतनी ही रेड कलर की मात्रा उस लाइट में ज़्यादा होगी और वॉयलेट कलर की मात्रा उतनी ही कम होगी। इससे हमें यह पता लगता है कि लाइट असल में कितनी दूर से आ रही है। इससे ही वैज्ञानिक ये पता करते हैं कि सूरज कितनी दूर है हमसे और गैलेक्सीज कितनी दूर है, चांद कितनी दूर है, सितारे कितनी दूर है, क्योंकि हर सितारों से भी कुछ लाइट आती है, गैलेक्सीज से भी कुछ लाइट आती है और सूरज से भी कुछ लाइट आती है। तो उसमें जितनी मात्रा रेड कलर की होगी उस लाइट में, उतनी ही वो दूर से आएगी और उससे उसकी दूरी का पता लगा लेते हैं। अब यहाँ से ही एक चीज़ देखी, वैज्ञानिकों ने एक चीज़ देखी कि हम एक किसी गैलेक्सीज में हैं, मान लो ये हमारी एक गैलेक्सीज है, हमारी गैलेक्सीज के आसपास भी एक दूसरी गैलेक्सी है और ऐसे ही एक तीसरी गैलेक्सी भी है। अब आज अगर हमने यहाँ पर देखा, मान लो यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है, हम आज देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है, पर हमने जब 1 महीने बाद देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 3 गैलेक्सीज होगी। अब इन दोनों गैलेक्सीज के बीच की और इन दोनों गैलेक्सीज के बीच की दूरी भी आपस में बढ़ने लगी। इससे हमें एक चीज़ पता लगी कि क्या है, कि ये दोनों गैलेक्सीज या ये तीनों गैलेक्सीज या जितनी भी सारी गैलेक्सीज है वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जाती जा रही है। इससे हमें एक बात पता लगी कि ये सारी की सारी गैलेक्सीज फैल रही है, फैलती जा रही है, एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, यानी कि ब्रह्मांड फैलने लग रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, फैलने लग रहा है। और इसी से ही हमने एक चीज़ देखी कि ब्रह्मांड अगर मान लो आज इतना बड़ा है, कि आज ये इतना बड़ा है और ये लगातार फैल रहा है, आज ये 2 गैलेक्सीज होगी, इसमें ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज है और ये लगातार फैल रहा है। तो आज अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है, अगर आज ब्रह्मांड इतना बड़ा है और ये लगातार फैल रहा है, तो कभी आज से कुछ 1000 साल पहले ये इतना भी रहा होगा। ठीक है, आज से उससे भी कुछ 1000 साल पहले ये इतना रहा होगा, इससे भी कुछ पहले ये इतना रहा होगा, फिर इतना रहा होगा, फिर इतना रहा होगा और कुछ साल पहले ये केवल एक डॉट के बराबर होगा। यहाँ से ये एक थ्योरी निकल के आई कि ब्रह्मांड अगर लगातार फैल रहा है तो कभी इतना, आज अगर इतना है तो इतना रहा होगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर एक डॉट के बराबर रहा होगा। और यहाँ से ही इस थ्योरी को शुरुआत करते हैं और यहाँ से ही माना जाता है कि क्या था, देखो सबसे पहले माना जाता है कि ब्रह्मांड एक डॉट के बराबर था। इस एक डॉट पर, एक बिल्कुल डॉट पर ही क्या था, ब्रह्मांड था। और इस डॉट का ताप जो है बहुत ज़्यादा था। यह आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर, यानी कि 13.7 अरब साल पहले की बात हो रही है कि ब्रह्मांड क्या था, एक डॉट पर था, एक डॉट पर था, जिसका ताप बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था इसका ताप। और इसका घनत्व भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। मतलब हमें ताप से ज़्यादातर लेना देना है कि इसका ताप बहुत ज़्यादा था, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और इसमें अचानक से ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस डॉट में जो है अचानक से ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ।
अब आप लोगों को पता ही होगा कि विस्फोट यानी कि एनर्जी, बहुत ज़्यादा गर्मी निकली होगी। जब विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। अब गर्मी का मतलब होता है एनर्जी, और जब दो एनर्जी आपस में टकराती है, जब दो एनर्जी आपस में टकराती है, एनर्जी यानी कि ताप यानी कि गर्मी, जब आपस में टकराती है तो उससे क्या निर्माण होता है, उससे मैटर का निर्माण होता है। किस चीज़ का? मैटर और एंटी मैटर का। यहाँ पर ये क्या है, एक गर्मी दूसरी गर्मी से, इसको फोटोन बोलते हैं साइंस की भाषा में, पर आप यहाँ से समझ सकते हो, एक गर्मी दूसरी गर्मी से टकराई तो गर्मी तो खत्म हो गई, और उससे क्या बना, एक मैटर बना। मैटर यानी कि एक द्रव्य बना, इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, आप ऐसा समझ सकते हो। ऐसे ही दो चीज़ बनी, एक मैटर बना, इलेक्ट्रॉन बना। मान लो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दो चीज़ बनती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगर ये आपस में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकरा जाए तो फिर से क्या बन जाती है, वही एनर्जी बन जाती है। यहाँ से आप इस इक्वेशन से, जो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी, आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि अगर गर्मी, दो गर्मी आपस में टकराए तो वो एक मैटर बना देती है। मैटर यानी कि जैसे सोना चांदी हीरे मोती, ये सब क्या है, मैटर मान सकते हो आप इसको, ठीक है। जब दो गर्मी आपस में टकराती है तो ये क्या बना देती है, मैटर बना देती है, और एक एंटी मैटर बना देती है। मैटर और एंटी मैटर, जैसे दो गर्मी आपस में टकराई, इसने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन बनाया और पॉजिट्रॉन बनाया। अब जो हम देखते हैं, जो हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं, वो सारा का सारा ये है मैटर। जो हम नहीं देख पाते इस ब्रह्मांड में, वो क्या है, एंटी मैटर। एंटी मैटर माना जाता है कि एंटी मैटर इस ब्रह्मांड में है, पर हम उसको नहीं देख सकते। हम जिस चीज़ को देख सकते हैं वो केवल मैटर ही है। और अगर कहीं ना कहीं देखो, अगर कहीं ना कहीं अच्छाई है तो कहीं ना कहीं वही बुराई भी है। सेम मात्रा में अच्छाई और बुराई जब होगी, दोनों चीज़ एक साथ, तभी ये ब्रह्मांड चल पाएगा। इसी तरीके से माना जाता है कि ये क्या है, अच्छाई हो गई, मैटर यानी कि अच्छाई, और एंटी मैटर यानी कि हमारे लिए बुरी चीज़। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाए तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टिकल बने, और यहाँ पर इस तरीके से मैटर और एंटी मैटर बने। अब देखो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जब ये विस्फोट हुआ, अब इसके बाद 3 स्टेजेस आई। अभी तक ताप से जो मैटर और एंटी मैटर बन रहा था, ऐसा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो दो गर्मी आपस में टकरा रही तो उससे मैटर और एंटी मैटर बन रहा। पर ये बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे से फिर टकरा जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि ये फिर से गर्मी में बदल जा रहे थे, फिर से ताप, फिर से हीट, फिर से एनर्जी में बदल जा रहे थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्मांड अभी इतना था, अब इतना बड़ा हो गया, तो यानी कि ये क्या है, फैलाव हो गया, इसका ताप थोड़ा सा कम हो गया। जब इसका ताप धीरे धीरे कम होने लगा तो इसी से ही, गर्मी से ही 2-3 चीज़ों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक है क्वार्क्स, एक है लेप्टॉन्स। अब देखिए, जब जैसे ही विस्फोट हुआ उसके बाद 3 स्टेजेस आई, जिसमें से पहली स्टेज थी पार्टिकल स्टेज, दूसरी स्टेज थी रेडिएशन स्टेज, और तीसरी स्टेज थी मैटर स्टेज, जिसमें से पहली स्टेज थी पार्टिकल स्टेज। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे सोना चांदी हीरे मोती, सारी की सारी चीज़ परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो परमाणु, ये क्या हो गया, ये एक परमाणु हो गया, ये क्या हो गया, एक परमाणु। ये तो पता ही होगा आपको की सारी चीज़ें परमाणु से मिलकर बनी है, जिसमें कि क्या होता है, बीच में केंद्र में नाभिक में इलेक्ट्रॉन, वो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके चारों ओर चक्कर क्या लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं। परंतु अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बने थे। अभी तक क्या बने थे, केवल क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। आप लोगों को पता ही होगा कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी चीज़ से बनते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। तो अब तक का ये कुछ नहीं बना था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बना था, जबकि क्या था, केवल क्वार्क्स और लेप्टॉन्स ही थे। जिससे बाद में थोड़े समय बाद पार्टिकल स्टेज से थोड़े समय बाद जितना ताप ठंडा होता गया, थोड़े समय बाद एक स्टेज आई जिसका नाम था रेडिएशन स्टेज। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपस में ये क्वार्क्स और लेप्टॉन्स आपस में एक दूसरे से चिपकने लगे, और जब ये एक दूसरे से चिपके तो उसके बाद फॉर्मेशन हुआ किस किस चीज़ का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। धीरे धीरे चिपकने लगे, पर अभी भी ये इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ये तीनों चीज़ आपस में एक दूसरे से नहीं चिपक पाई, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होगी ये एक दूसरे से उतने ही ज़्यादा दूर रहते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी लोग बाग एक दूसरे से उतने ही दूर रहते हैं। ऐसे ही जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ही ये एक दूसरे से दूर रहते हैं। परंतु ब्रह्मांड धीरे धीरे, अगर ये अभी इतना है तो और ज़्यादा फैला। अब जब और ज़्यादा फैला तो ताप और ज़्यादा कम हुआ। जब ताप और ज़्यादा कम हुआ तो ये सारी चीज़ें आपस में
चिपकनी शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें आपस में चिपकनी शुरू हो गई और इसके बाद की स्टेज को बोलते हैं मैटर स्टेज। अब ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से चिपकनी शुरू हो गई। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से चिपके तो वहाँ पर क्या बना, न्यूक्लियाई बना। अब जब ये न्यूक्लियाई में भी इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ से हमारा बन चुका था परमाणु। ठीक है, कुछ समय बाद यहाँ से हमारा परमाणु बन चुका था। अब परमाणु तो बन गया, परंतु ये परमाणु पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही इधर उधर फैल रहा था, जिसे देखने में हमें कुछ धूल के बादल जैसा दिख रहा था, कुछ धूल के बादल जैसा दिख रहा था। और ये धूल के बादल में अब कण है, क्योंकि धूल के बादल यानी कि कण है, एक दूसरे से ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से आपस में चिपकने लगे। अब जब ये एक दूसरे से आपस में चिपकने लगे तो धीरे 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 गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। अब इन्हीं आकाश गंगाओं में धीरे धीरे सूरज बना और धीरे धीरे चांद बना, पृथ्वी बनी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समय के अनुसार बनती चली गई। अब यहाँ तक आप समझ गए धूल के बादल बने क्योंकि यहाँ पे परमाणु थे, आपस में एक दूसरी जगह से फैले हुए थे, परमाणु थे जो देखने में दूर से लग रहे थे कि धूल के बादल थे। फिर वे परमाणु आपस में चिपकने लगे, उसी से सूरज बना, चांद बने, सितारे बने। अब ये सूरज, चांद और सितारे किस किस तरीके से बने ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।